हेलो एवरीवन। अभी तक आपने गुनाहों का देवता भाग 19 में सुना कि कैलाश सुधा को उसके घर लेकर आता है। वहां चंदर सुधा को ऐसी हालत में देखकर बहुत विचलित हो उठता है। वह सुधा से क्षमा याचना करना चाहता है, परंतु सुधा के हृदय में आए परिवर्तन को देखकर उसका दिल टूटने सा लगता है। अब आगे। दूसरे दिन सुबह सुधा ने आकर चंदर को जगाया। चंदर उठ बैठा तो सुधा बोली, जल्दी से नहा लो, आज तुम्हारे साथ पूजा करेंगे। चंदर उठ बैठा, नहा धोकर आया तो सुधा ने चौकी के सामने 2 आसन बिछा रखे थे। चौकी पर धूप सुलग रही थी और फूल गमक रहे थे, ढेर के ढेर बेले और अगस्त के फूल। चंदर को बिठाकर सुधा बैठी। उसने फिर वही वेश धारण कर लिया, रेशम की धोती और रेशम का एक अंतरवाशक। गीले बाल पीठ पर लहरा रहे थे। लेकिन मैं बैठा बैठा क्या करूँगा, उसने पूछा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपना काम करती गई। थोड़ी देर बाद उसने भागवत खोली और बड़े मधुर स्वरों में गोपिका गीत पढ़ती रही। चंदर संस्कृत नहीं समझता था, पूजा में विश्वास नहीं करता था, लेकिन वह क्षण जाने कैसा लग रहा था। चंदर की सांस में धूप की पावन सौरभ के डोरे घुट गए थे। उसके घुटनों पर रह रहकर संध्या स्नाता सुधा के भीगे केसों के गीले मोती चू पड़ते थे। कृष्काय उदास और पवित्र सुधा की पूजा के प्रसाद जैसे मधुर स्वर में श्रीमद् भागवत के श्लोक उसकी आत्मा को अमृत से धो रहे थे। लगता था जैसे इस पूजा की संध्यान्वित बेला में उसके जीवन भर की भूलें, कमजोरियां, गुनाह सभी घुलता जा रहा था। जब सुधा ने भागवत बंद करके रख दिया तो पता नहीं क्यों चंदर ने प्रणाम कर लिया। भागवत को या भागवत की पुजारिन को, यह नहीं मालूम। थोड़ी देर बाद सुधा ने पूजा की थाली उठाई और उसने चंदर के माथे पर रोली लगा दी। अरे मैं? हाँ तुम, और कौन? मेरे तो दूसरा ना कोई, सुधा बोली और ढेर के ढेर फूल चंदर के चरणों पर चढ़ाकर झुककर चंदर के चरणों को प्रणाम कर लिया। चंदर ने घबराकर पांव खींच लिए। मैं इस योग्य नहीं हूँ सुधा, क्यों लज्जित कर रही हो? सुधा कुछ नहीं बोली, अपने आंचल से छलकता हुआ आंसू पोंछकर नाश्ता लाने चली गई। जब वह यूनिवर्सिटी से लौटा तो देखा सुधा मशीन रखे कुछ सिल रही थी। चंदर ने कपड़े बदलकर पूछा, कहो क्या सिल रही हो? रुमाल और बनियाइन। कैसे काम चलता था तुम्हारा? ना संदूक में एक भी रुमाल है, ना एक भी बनियाइन। लापरवाही की भी हद है, तभी कहती हूँ ब्याह कर लो। हाँ, किसी दर्जी की लड़की से ब्याह करवा दो। चंदर खाट पर बैठ गया और सुधा मशीन पर बैठी बैठी सिलती रही। थोड़ी देर बाद सहसा उसने मशीन रोक दी और एकदम से घबरा कर उठी। क्या हुआ सुधा? बहुत दर्द हो रहा है। वह उठी और खाट पर बेहोश सी पड़ रही। चंदर दौड़कर पंखा उठा लाया और झलने लगा। डॉक्टर बुला लाऊं? नहीं, अभी ठीक हो जाऊंगी, उबकाई आ रही है। सुधा उठी। जाओ मत, मैं पीकदान उठा लाता हूँ। चंदर ने पीकदान उठाकर रख दिया और सुधा की पीठ सहलाने लगा। फिर सुधा हाँफती सी लेट गई। चंदर दौड़कर इलायची और पानी ले आया। सुधा ने इलायची खाई और फिर पड़ रही। उसके माथे पर पसीना छलक आया। अब कैसी तबीयत है सुधा? बहुत दर्द है अंग अंग में, मशीन चलाना नुकसान कर गया, सुधा ने बहुत क्षीण स्वरों में कहा। जाऊं किसी डॉक्टर को बुला लाऊं? बेकार है चंदर, मैं तो लखनऊ में दिखा आई। इस रोग का क्या इलाज है? यह तो जिंदगी भर का अभिशाप है। क्या बीमारी बताई तुम्हें? कुछ नहीं, बताओ ना। क्या बताऊं चंदर? सुधा ने बड़ी कातर निगाहों से चंदर की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। बुरी तरह सिसकने लगी। सुधा चुपचाप पड़ी कराहती रही। चंदर ने अटैची में से दवा निकाल कर दी। कॉलेज नहीं गया। 2 घंटे बाद सुधा कुछ ठीक हुई। उसने एक गहरी सांस ली और तकिए के सहारे उठकर बैठ गई। चंदर ने और कई तकिया पीछे रख दिए। 2 ही घंटे में सुधा का चेहरा पीला पड़ गया। चंदर चुपचाप उदास बैठा रहा। उस दिन सुधा ने खाना नहीं खाया, सिर्फ फल लिए। दोपहर को 2 बजे भयंकर लू में कैलाश वापस आया
और आते ही चंदर से पूछा, सुधा की तबीयत तो ठीक रही? यह जानकर कि सुबह खराब हो गई थी, वह कपड़े उतारने से पहले सुधा के कमरे में गया और अपने हाथ से दवा देकर फिर कपड़े बदलकर सुधा के कमरे में जाकर सो गया। बहुत थका मालूम पड़ता था। चंदर आकर अपने कमरे में कॉपियां जांचता रहा। शाम को कामनी, प्रभा तथा कई लड़कियां जिन्हें गेसु ने खबर दे दी थी आईं और सुधा और कैलाश को घेरे रहीं। चंदर उनकी खातिर तवज्जो में लगा रहा। रात को कैलाश ने उसे अपनी छत पर बुला लिया और चंदर के भविष्य के कार्यक्रम के बारे में बात करता रहा। जब कैलाश को नींद आने लगी तब वह उठकर लॉन पर लौट आया और लेट गया। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। वह सुधा की तकलीफ़ों के बारे में सोचता रहा। उधर सुधा बहुत देर तक करवटें बदलती रही। यह 2 दिन सपनों की तरह बीत गए और कल वह फिर चली जाएगी चंदर से दूर, न जाने कब तक के लिए। सुबह से ही सुधा जैसे बुझ गई थी। कल तक जो उसमें उल्लास वापस आ गया था, वह जैसे कैलाश की छाया ने ही ग्रस लिया था। चंदर के कॉलेज का आखिरी दिन था। चंदर कैलाश को ले गया और अपने मित्रों से, प्रोफेसरों से उसका परिचय करा लाया। एक प्रोफेसर जिनकी आदत थी कि वे कांग्रेस सरकार से संबंधित हर व्यक्ति को दावत जरूर देते थे, उन्होंने कैलाश को भी दावत दी क्योंकि वह सांस्कृतिक मिशन में जा रहा था। वापस जाने के लिए रात की गाड़ी तय रही। हफ्ते भर बाद ही कैलाश को जाना था, अतः वह ज़्यादा नहीं रुक सकता था। दोपहर का खाना दोनों ने साथ खाया। सुधा महाराजिन का लिहाज करती थी, अतः वह कैलाश के साथ खाने नहीं बैठी। निश्चय हुआ कि अभी से सामान बांध लिया जाए ताकि पार्टी के बाद सीधे स्टेशन जा सके। जब सुधा ने चंदर के लाए हुए कपड़े कैलाश को दिखाए तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कपड़े रख लिए और चंदर से जाकर बोला, अब जब तुमने लेने देने का व्यवहार ही निभाया है तो ये बता दो, तुम बड़े हो या छोटे? क्यों? चंदर ने पूछा। इसलिए कि बड़े हो तो पैर छू कर जाऊं और छोटे हो तो रुपया देकर जाऊं, कैलाश बोला। चंदर हंस पड़ा। घर में दोपहर से ही उदासी छा गई। न चंदर दोपहर को सोया, न कैलाश, न सुधा। शाम की पार्टी में सब लोग गए। वहां से लौटकर आए तो सुधा को लगा कि उसका मन अभी डूब जाएगा। उसे शादी में भी जाना इतना नहीं अखरा था जितना आज अखर रहा था। मोटर पर सामान रखा जा रहा था तो वह खंबे से टिक कर खड़ी रो रही थी। महाराजी ने एक टोकरी में खाने का सामान बांध रही थी। कैलाश ने देखा तो बोला, रो क्यों रही हो? छोड़ जाएं तुम्हें यहीं? चंदर से संभलेगा? सुधा ने आंसू पोंछकर आंखों से डांटा। महाराजी सुन रही है कि नहीं? मोटर तक पहुंचते पहुंचते सुधा फूट फूट कर रो पड़ी और महाराजिन उसे गले से लगाकर आंसू पोंछने लगी। फिर बोली, रो न बिटिया, अब छोटे बाबू का बिहा कर दे तो 2-3 महीना आके रह जाए तो हार सास छोड़ी है कि न? सुधा ने कुछ जवाब नहीं दिया और 5 रुपए का नोट महाराजिन के हाथ में थमाकर आ बैठी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। 2nd क्लास में चंदर ने इन लोगों का बिस्तर लगवा दिया, सीट रिजर्व करवा दी। गाड़ी छूटने में अभी घंटा भर देर थी। सुधा की आंखों में विचित्र भाव था। कल तक की दृढ़ता, तेज उल्लास बुझ गया था और अजब सी कातरता आ गई थी। वह चुप बैठी थी। चंदर से जब नहीं देखा गया तो वह उठकर प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। कैलाश भी उतर गया। दोनों बातें करने लगे। सहसा कैलाश ने चंदर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ यार, एक बात बहुत जरूरी थी। क्या? इन्होंने तुमसे बिनती के बारे में कुछ कहा? कहा था। तो क्या सोचा तुमने? मैं शादी वादी नहीं करूँगा। यह सब आदर्शवाद मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर उससे शादी करके सच पूछो तो बहुत बड़ी बात करोगे तुम। उस घटना के बाद अब ब्राह्मणों में तो वर उसे मिलने से रहा और ये कह रही थी कि वह तुम्हें मानती भी बहुत है। हाँ, लेकिन इसके मतलब यह नहीं कि मैं शादी कर लूँ। मुझे बहुत कुछ करना है। अरे जाओ यार, तुम सिवा बातों के कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है, चंदर ने बात टाल दी, पर शादी तो नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद चंदर ने पूछा, इन्हें दिल्ली कब भेजोगे? अभी तो जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन ये दिल्ली मेरे साथ जाएंगी, लेकिन दूसरे दिन शाहजहांपुर लौट जाएंगी। क्यों? अभी माँ बहुत बिगड़ी हुई हैं। वह इन्हें आने थोड़ी ही देती थी।
वह तो लखनऊ के बहाने मैं ले आया। तुम शंकर भैया से कभी जिक्र मत करना। अब दिल्ली तो इसलिए चली जाए कि मैं 2-3 महीने बाद लौटूंगा, फिर शायद सितंबर अक्टूबर में ये 3-4 महीने के लिए दिल्ली जाएंगी। सी इज करिंग। अच्छा, हाँ यही तो बात है, पहला मौका है। दोनों लौटकर कंपार्टमेंट में बैठ गए। सुधा बोली, तो सितंबर में आओगे ना चंदर? हाँ हाँ ज़रूर से, फिर उस वक्त कोई बहाना मत बना देना। ज़रूर आऊँगा। कैलाश उतरकर कुछ लेने गया तो सुधा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछकर झुक छू लिए और रोकर बोली, चंदर अब बहुत टूट चुकी हूँ, अब हाथ ना खींच लेना। उसका गला रूंध गया। चंदर ने सुधा के हाथों को अपने हाथ में ले लिया और कुछ भी नहीं बोला। सुधा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, चंदर चुप क्यों हो? अब तो नफरत नहीं करोगे? मैं बहुत अभागी हूँ देवता। तुमने क्या बनाया था और अब क्या हो गई? देखो अब चिट्ठी लिखते रहना, नहीं तो सहारा टूट जाता है। और फिर वह रो पड़ी। कैलाश कुछ किताबें और पत्रिकाएं खरीद कर वापस आ गया। दोनों बैठकर बातें करते रहे। ये निश्चय हुआ कि कैलाश लौटेगा तो बजाय बंबई से सीधे दिल्ली जाने के वह प्रयाग से होता हुआ जाएगा। गाड़ी चली तो चंदर ने कैलाश को बहुत प्यार से गले लगा दिया। जब तक गाड़ी प्लेटफॉर्म के अंदर रही, सुधा सिर निकाले झांकती रही। प्लेटफॉर्म के बाहर भी पीली चांदनी में सुधा का फहराता हुआ आंचल दिखता रहा। धीरे धीरे वह एक सफ़ेद बिंदु बनकर अदृश्य हो गया। गाड़ी एक विशाल अजगर की तरह चांदनी में रेंगती चली जा रही थी। जब मन में प्यार जाग जाता है तो प्यार की किरण बादलों में छिप जाती है। अजब थी चंदर की किस्मत। इस बार तो सुधा गई थी तो उसके तन मन को एक गुलाबी नशे में सराबोर कर गई थी। चंदर उदास नहीं था, वह बेहद खुश था। खूब घूमता था और गर्मी के बावजूद खूब काम करता था। अपने पुराने नोट्स निकाल लिए थे और एक नई किताब की रूपरेखा सोच रहा था। उसे लगता था कि उसका पौरुष, उसकी शक्ति, उसका ओज, उसकी दृढ़ता सभी कुछ लौट आया है। उसे हरदम लगता कि गुलाबी पंखुड़ियों की एक छाया उसकी आत्मा को चूमती रहती है। वह जब कभी लेटता तो उसे लगता कि सुधा फूलों के धनुष की तरह उसके पलंग के आर पार पाटी पर हाथ टेके बैठी है। उसे लगता कमरे में अब भी धूप की सौरभ लहरा रही है और हवाओं में सुधा के मधुर कंठ के श्लोक गूंज रहे हैं। 2 ही दिन में चंदर को लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में जहाँ कुछ टूट फूट गया है वह सब संभल रहा है, वह सब अभाव धीरे धीरे भर रहा है। उसके मन का पूजा ग्रह खंडहर हो चुका है। सहसा उस पर जैसे किसी ने आंसू छिड़क कर जीवन के वरदान से अभिषिक्त कर दिया था। पत्थर के बीच दबकर पिसे हुए पूजा गीत फिर सस्वर हो उठे थे। मुरझाए हुए पूजा फूलों की पंखुड़ियों में फिर रस झलक आया था और रंग चमक उठे थे। धीरे धीरे मंदिर का कंगूरा फिर सितारों से समझौता करने की तैयारी करने लगा था। चंदर की नसों में वेद मंत्रों की पवित्रता और ब्रज की बंसी की मधुराई पलकों में पलके डालकर नाच उठी थी। सारा काम जैसे वह किसी अदृश्य आत्मा की आज्ञा से करता था। वह आत्मा सिवा सुधा के और भला किसकी थी? वह सुधामय हो रहा था। उसके कदम कदम में, बात बात में, सांस सांस में सुधा का प्यार फिर से लौट आया था। तीसरे दिन बिंती का एक पत्र आया। बिंती ने उसे दिल्ली बुलाया था और मामा जी यानी कि डॉक्टर शुक्ला भी चाहते थे कि चंदर कुछ दिन के लिए दिल्ली चला आए तो अच्छा है। चंदर के लिए कुछ कोशिश भी कर रहे थे। उसने लिख दिया था कि वह मई के अंत में या जून के प्रारंभ में आएगा और बिंती को बहुत बहुत सा स्नेह। उसने सुधा के आने की बात नहीं लिखी क्योंकि कैलाश ने मना कर दिया था। सुबह चंदर गंगा नहाता, नई पुस्तकें पढ़ता, अपने नोट्स दोहराता, दोपहर को सोता, रेडियो बजाता, शाम को घूमता और सिनेमा देखता, सोते वक्त कविताएं पढ़ता, सुधा के प्यार के बादलों में मुंह छिपाकर सो जाता। जिस दिन कैलाश जाने वाला था उसी दिन उसका एक पत्र आया कि वह और सुधा दिल्ली आ गए हैं। शंकर भैया और नीलू उसे पहुंचाने बम्बई जाएंगे।
चंदर सुधा के इलाहाबाद जाने का जिक्र किसी को भी न लिखे। यह उसके और चंदर के बीच की बात थी। खत के नीचे सुधा की कुछ लाइनें थीं। चंदर, राम राम। तुमने मुझे जो साड़ी दी थी वह क्या अपनी भावी श्रीमती के नाप की थी? वह मेरे घुटने तक आती है। बूढ़ी होकर घिस जाऊंगी तो उसे पहना करूंगी। अच्छा स्नेह, और जो तुमसे कहे आई हूँ उन बातों का ध्यान रहेगा ना? मेरी तंदुरुस्ती ठीक है। इधर मैंने गांधी जी की आत्मकथा पढ़नी शुरू की है। तुम्हारी सुधा। हाँ लाला जी, मिठाई खिलाओ। दिल्ली में बहुत खबर है कि शरणार्थी विभाग में प्रयाग के एक प्रोफेसर आने वाले हैं। कैलाश तो अब बम्बई चल दिया होगा। बम्बई के पते से उसने बधाई का एक तार भेज दिया और सुधा को एयर मेल से उसने एक खत भेजा जिसमें उसने बहुत सी मिठाइयों का चित्र बना दिया था। लेकिन वह पसोपेश में पड़ गया। दिल्ली जाए या न जाए, वह अपने अंतर्मन से सरकारी नौकरी का विरोधी था। उसे तत्कालीन भारतीय सरकार और ब्रिटिश सरकार में ज़्यादा अंतर नहीं लगता था। फिर हर दृष्टिकोण से वह समाजवादियों के अधिक समीप था। और अब वह सुधा से वादा कर चुका था कि वह काम करेगा, ऊंचा बनेगा, प्रसिद्ध होगा, लेकिन पद स्वीकार कर ऊंचा बनना उसके चरित्र के विरुद्ध था। किंतु डॉक्टर शुक्ला कोशिश कर रहे थे चंद्र केंद्रीय सरकार के किसी ऊंचे पद पर आए। यह उनका सपना था। चंद्र को कॉलेज की स्वच्छंद और ढीली नौकरी पसंद थी। अंत में उसने यह सोचा कि पहले नौकरी स्वीकार कर लेगा, बाद में फिर कॉलेज चला आएगा। एक दिन रात को जब वह बिजली बुझाकर किताब बंद कर सीने पे रख कर सितारों को देख रहा था और सोच रहा था कि अब सुधा दिल्ली लौट गई होगी। अगर दिल्ली रह गया तो बंगले में किसे टिकाया जाएगा। इतने में किसी व्यक्ति ने फाटक खोलकर बंगले में प्रवेश किया। उसे ताज्जुब हुआ, इतनी रात को कौन आ सकता है, और वह भी साइकिल लेकर। उसने बिजली जला दी। तार वाला था। साइकिल खड़ी कर तार वाला लॉन पर चला गया और तार दे दिया। दस्तखत करके उसने लिफाफा फाड़ा। तार डॉक्टर साहब का था। लिखा था कि अगली ट्रेन से फौरन चले आओ। स्टेशन पर सरकारी कार होगी, सलेटी रंग की। उसके मन ने फौरन कहा, चंदर, हो गए तुम केंद्र में। उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। वह उठा। अगली ट्रेन सुबह 3 बजे जाती थी। 11 बजे थे। अभी 4 घंटे थे। उसने एक अटैची में कुछ अच्छे से अच्छे सूट रखे, किताबें रखीं और माली को सहेज कर चल दिया। मोटर को स्टेशन से वापस लाने की दिक्कत होती, ड्राइवर अब था नहीं, अतः नौकर को अटैची देकर पैदल चल दिया। राह में सिनेमा से लौटता हुआ रिक्शा मिल गया। चंदर ने 2nd क्लास का टिकट लिया और ठाठ से चला। कानपुर में उसने सादी चाय पी और इटावा में रेस्टोरेंट बार में जाकर खाना खाया। उसके बगल में मारवाड़ी दंपत्ति बैठे थे जो 2nd क्लास का किराया खर्च करके प्रायश्चित स्वरूप 1 आने की पकौड़ी और 2 आने की दाल मोठ से उदरपूर्ति कर रहे थे। हाथरस स्टेशन पर एक मज़ेदार घटना घटी। हाथरस में छोटी और बड़ी लाइनें क्रॉस करती हैं। छोटी लाइन ऊपर पुल पर खड़ी होती है। स्टेशन के पास जब ट्रेन धीमी हुई तो सेठ जी सो रहे थे। सेठानी ने बाहर झाँक कर देखा और निसंकोच उनके प्रथुल उदर पर कर प्रहार करके कहा, हो देखो रेलगाड़ी के सिर पर रेलगाड़ी। सेठ एकदम चौंक कर जागे और उछलकर बोले, बाप रे बाप, उलट गई रेलगाड़ी। जल्दी सामान उतार। लुट गए राम, ये तो जंगल है। कहते थे जेवर न ले चल। चंद्र खिलखिलाकर हंस पड़ा। सेठ जी ने परिस्थिति समझी और चुपचाप बैठ गए। चंद्र करवट बदलकर फिर पढ़ने लगा। इतने में ऊपर की गाड़ी से उतरकर कोई औरत हाथ में एक गठरी लिए आई। अंदर जय हुई घुसी कि मारवाड़ी बोला, बुढ़ी, ये 2nd क्लास है। होई 2nd 3rd, सब गोविंद की माया है बच्चा। चंदर का मुँह दूसरी ओर था, लेकिन उसने सोचा गोविंद जी का माया का वर्णन और विश्लेषण करते हुए रेल के डिब्बों के वर्गीकरण को भी माया जाल बताना शायद भागवतकार की दिव्य दृष्टि से संभव होगा। लेकिन यह भी मारवाड़ी कोई सुधा तो था नहीं कि वैष्णव साहित्य और गोविंद जी की माया का भक्त होता। जब उसने कहा, गार्ड साहब को बुलाऊं, तो बुढ़िया गरज उठी, बस बस चल हुआ से। गार्ड का तोड़ दामाद लागत है जौन बुलाई है, मोटका कद्दू।
चंदर हंस पड़ा, कम से कम गाली की नवीनता पर। दूसरी बात, गाड़ी उस समय ब्रज क्षेत्र में थी। वहाँ यह अवधि का सफल वक्ता कौन है? उसने घूम कर देखा। एक बुढ़िया थी, सिर मुड़ाए। उसने कहीं देखा है इसे? कहाँ जाओगी माई? कानपुर जाबे। लेकिन यह गाड़ी तो दिल्ली जाएगी। तो हूँ बोलियो टुप्प से, हम ऐसे धमकावे में नहीं आई थी, ये कानपुर जई हैं। उसने हाथ नचाकर चंदर से कहा और फिर जाने की ओर रुक गई और चंदर की ओर देखने लगी। फिर बोली, अरे चंदर बेटवा, कहाँ से आवत हो तू? ओह बुआ जी, सिर मुड़ा लिया तो पहचान में नहीं आती। चंदर ने फौरन उठकर पाँव छुए। बुआ जी वृंदावन से आ रही थी। वह बैठ गई, बोली, वो निटनिया मर गई कि अबहिन है? कौन? वही बिनती। मरेगी क्यों? भैया सुकुल तो हमार कुल डुबोए दीहिन, लेकिन जैसे हुई हमरी बिटिया के मड़वा तरे उठाए लिहिन, वैसे भगवान चाही तो उनकी लड़की से समझी। चंदर कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद खुद बड़बड़ाती हुई बुआ जी बोली, अब हमें का करे को है, सब मोह माया त्याग दिया, लेकिन हमरे त्याग में कुछो समरथ है तो सुकुल को बदला मिली है। कानपुर की गाड़ी आई तो चंदर खुद उन्हें बिठा लाया। विचित्र थी बुआ जी, बेचारी कभी समझ ही नहीं पाए कि बिनती को उठाकर डॉक्टर साहब ने उपकार किया या अपकार। और मज़ा तो यह है कि एक ही वाक्य में पूर्वार्ध में माया मोह से विरक्त की घोषणा और उत्तरार्ध में दुर्वासा का साप। हिंदुस्तान के सिवा ऐसे नमूने कहीं भी मिलने मुश्किल हैं। इतने में चंदर की गाड़ी ने सीटी दी, वह भागा। बुआ जी ने चंदर का ख्याल तोड़कर अपने बगल के मुसाफिर से लड़ना शुरू कर दिया। वह दिल्ली पहुंचा। 2-3 साल पहले भी वह दिल्ली आया था, लेकिन अब दिल्ली स्टेशन की चहल पहल ही दूसरी थी। गाड़ी घंटा भर लेट थी। 9 बज चुके थे। अगर मोटर ना भी मिली तो भी इतनी मशहूर सड़क पर डॉक्टर साहब का बंगला था कि चंदर को विशेष दिक्कत ना होती। लेकिन जो ही वह प्लेटफॉर्म से बाहर निकला तो उसने देखा, जहां मरकरी की बड़ी सर्च लाइट लगी है, ठीक उसी के नीचे सलेटी रंग की शानदार कार खड़ी थी, जिसके आगे पीछे क्राउन लगा था और सामने तिरंगा। आगे लाल वर्दी पहने एक खानसामा बैठा था और पीछे एक सिख ड्राइवर खड़ा है। चंदर का सूट चाहे कितना अच्छा हो, लेकिन इस स्थान के लायक तो नहीं था। फिर भी वह बड़े रौब से गया और ड्राइवर से बोला, यह किसकी मोटर है? सरकारी गड्डी है जी। सिख ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। क्या यह डॉक्टर शुक्ला ने भेजी है? जी हाँ हुजूर। एकदम उसका स्वर बदल गया। आप ही उनके लड़के हैं, चंदर बहादुर साहब? उसने उतरकर सलाम किया। दरवाज़ा खोला। चंदर बैठ गया। कुली को एक अटैची के लिए एक अठन्नी दी। मोटर उड़ चली। चंदर बहुत उदार विचारों का था, लेकिन आज तक वह डॉक्टर साहब की 19वीं सदी वाली पुरानी कार पर ही चढ़ा था। इस राजकुमुट और राष्ट्रीय ध्वज से सुशोभित मोटर पर खानसामे के साथ चढ़ने का उसका पहला ही मौका था। उसे लगा जैसे इस समय तिरंगे का गौरव और महान ब्रिटिश साम्राज्य के इस क्राउन का शासन दंभ उसके मन को उड़ाए लिए जा रहा है। चंदर तनकर बैठा, लेकिन थोड़ी देर बाद स्वयं उसे अपने पर हंसी आ गई। फिर वह सोचने लगा कि जिन लोगों के हाथ में आज शासन सत्ता है, मोटरों और खानसामों ने उनके हृदय को इस तरह बदल दिया है कि वे भी तो बेचारे आदमी हैं। इतने दिनों से प्रभुता के प्यासे, बेकार हम लोग उन्हें गाली देते हैं। फिर चंदर उन लोगों का ख्याल करके हंस पड़ा। दिल्ली में इलाहाबाद की अपेक्षा कम गर्मी थी। कार एक बंगले के अंदर मुड़ी और पोर्टिको में रुक गई। बंगला नए शादे अमेरिकन ढंग का बना हुआ था। खानसामे ने उतरकर दरवाज़ा खोला। चंदर उतर पड़ा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया। दरवाज़ा खुला और बिनती निकली। उसका मुंह सूखा हुआ था, बाल अस्त व्यस्त थे और आंखें जैसे रो रो कर सूज गई थीं। चंदर का दिल धक से हो गया। राह भर के सुनहरे सपने टूट गए। क्या बात है बिनती, अच्छी तो हो? चंदर ने पूछा। आओ चंदर, बिनती ने कहा और अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और चंदर की बाह पकड़कर सिसक सिसक कर रो पड़ी। चंदर घबरा गया।
क्या बात है, बताओ ना, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अंदर हैं। तब क्या हुआ, तुम इतनी दुखी क्यों हो? चंदर ने बिंती के सिर पर हाथ रखकर पूछा। उसे लगा जैसे इस समस्त वातावरण पर किसी भयानक मृत्यु दूत के पंखों की काली छाया है। क्या बात है, बताती क्यों नहीं? बिंती बड़ी मुश्किल से बोली, दीदी, सुधा दीदी। चंदर को लगा जैसे उस पर बिजली टूट पड़ी। क्या हुआ सुधा को? बिंती कुछ नहीं बोली, उसे ऊपर ले गई और कमरे के पास जाकर बोली, उसी में है दीदी। कमरे के अंदर की रोशनी उदास, फीकी और बीमार थी। एक नर्स सफ़ेद पोशाक पहने पलंग के सिरहाने खड़ी थी और कुर्सी पर सिर झुकाए डॉक्टर साहब बैठे थे। पलंग पर चादर ओढ़े सुधा पड़ी थी। नर्स सामने थी, अतः सुधा का चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था। चंदर के भीतर पांव रखते ही नर्स ने आंख से इशारे से कहा, बाहर जाइए। चंदर ठिठक कर खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने देखा और वे भी उठकर चले आए। क्या हुआ सुधा को? चंदर ने बहुत व्याकुल और बहुत कातर स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बोले, चुपचाप चंदर के कंधे पर हाथ रखे हुए अपने कमरे में आए और भारी स्वर में बोले, हमारी बिटिया गई चंदर। और आंसू छलक आए। क्या हुआ उसे? चंदर ने फिर उतने दुखी स्वर में पूछा। डॉक्टर साहब क्षण भर पथराई आंखों से चंदर की ओर देखते रहे, फिर सिर झुकाकर बोले, अबॉर्शन। थोड़ी देर बाद सिर उठाकर व्याकुल की तरह चंदर का कंधा पकड़कर बोले, चंदर, किसी तरह बचाओ सुधा को, क्या करे कुछ समझ में नहीं आता। अब बचेगी नहीं, परसों से होश नहीं आया। जाओ कपड़े बदलो, खाना खा लो, रात भर जागरण होगा। लेकिन चंदर उठा नहीं, कुर्सी पर सिर झुकाए बैठा रहा। सहसा नर्स आकर बोली, ब्लीडिंग फिर शुरू हो गई है, नाड़ी डूब रही है, डॉक्टर को बुलाइए फौरन। और वह लौट गई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में बड़ी निराशा थी। बड़ी उदासी से बोले, जा रहा हूँ चंदर, अभी आता हूँ। चंदर ने देखा कार बड़ी तेजी से जा रही है। बिंती आकर बोली, खाना खा लो चंदर। चंदर ने सुना ही नहीं। ये क्या हुआ बिंती? उसने घबराई आवाज़ में पूछा। कुछ समझ में नहीं आता। उस दिन सुबह जीजा जी गए, दोपहर में पापा ऑफिस गए थे, मैं सो रही थी। सहसा दीदी चीखी, मैं जागी तो देखा दीदी बेहोश पड़ी हैं। मैंने जल्दी से फ़ोन किया, पापा आए, डॉक्टर आए। उसके बाद से पापा और नर्स के अलावा किसी को नहीं जाने देते दीदी के पास, मुझे भी नहीं। और बिंती रो पड़ी। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप पत्थर की मूर्ति सा कुर्सी पर बैठा रहा। खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब वापस आए। उनके साथ 3 डॉक्टर थे और 1 नर्स। डॉक्टरों ने करीब 10 मिनट देखा, फिर अलग कमरे में जाकर सलाह करने लगे। जब लौटे तो डॉक्टर साहब ने बहुत विह्वल होकर कहा, क्या उम्मीद है? घबराइए मत, घबराइए मत। अब तो जब तक अंदरूनी सब साफ नहीं हो जाएगा तब तक खून जाएगा। नब्ज के लिए और होश के लिए एक इंजेक्शन देते हैं अभी। इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर चले गए। पापा वहीं जाकर बैठ गए। बिंती और चंदर चुपचाप बैठे रहे। करीब 5 मिनट के बाद सुधा ने भयंकर स्वर में कराहना शुरू किया। उन कराहों में जैसे उसका कलेजा उल्टा आता हो। डॉक्टर साहब उठकर यहाँ चले और चंदर से बोले, वेहेमेंट ब्लीडिंग, और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गए। बगल के कमरे से सुधा की दर्दनाक कराहें उठती थीं और सन्नाटे में छटपटाने लगती थीं। अगर आपने किसी जिंदा मुर्गी के पंख और पूंछ नोचे जाते हुए देखा है, तभी आप उसका अनुमान कर सकते हैं, उस भयानकता का जो उन कराहों में थी। थोड़ी देर बाद कराहें बंद हो गई। फिर सहसा इस बुरी तरह से सुधा चीखी जैसे गाय डकार रही हो। पापा उठकर भागे। वह भयंकर चीख उठी और सन्नाटे में मंडराने लगी। बिंती रो रही थी। चंदर का चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने से तर हो गया था वह। पापा लौट कर आए। हम लोग देख सकते हैं? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, अब ब्लीडिंग खत्म है। नर्स अभी कपड़े बदल दे दो, चलेंगे।
थोड़ी देर में तीनों गए और जाकर खड़े हो गए। अब चंदर ने सुधा को देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, जैसे जाड़ों के दिनों में थोड़ी देर पानी में रहने के बाद उंगलियों का रंग रक्तहीन श्वेत हो जाता है। गालों की हड्डियां निकल आई थी और होंठ काले पड़ गए थे। पलकों के चारों ओर कालापन गहरा गया था और आंखें जैसे बाहर निकली पड़ती थी। खून इतना अधिक गया था कि लगता था बदन पर चमड़े की एक हल्की झिल्ली मर दी गई हो। यहाँ तक कि भीतर की हड्डी के उतार चढ़ाव तक स्पष्ट दिख रहे थे। चंदर ने डरते डरते माथे पर हाथ रखा। सुधा के होठों में कुछ हरकत हुई। उसने मुंह खोल दिया और आंखें बंद किए हुए ही उसने करवट बदली, फिर कराही, और सिर से पैर तक उसका बदन कांप उठा। नर्स ने नाड़ी देखी और कहा, अब ठीक है, कमजोरी बहुत है। देर बाद पसीना निकलना शुरू हुआ। पसीना पोंछते पोंछते 1 बज गया। बिंदी बोली डॉक्टर साहब से, मामा जी अब आप सो जाइए, चंदर देख लेंगे आज, नर्स है ही। डॉक्टर साहब की आंखें लाल हो रही थीं। सबके कहने पर वह अपनी सीट पर लेट रहे। नर्स बोली, मैं बाहर आराम कुर्सी पर थोड़ा बैठ लूँ, कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना। चंदर जाकर सुधा के सिरहाने पर बैठ गया। बिंती बोली, तुम थके हुए आए हो, चलो तुम भी सो रहो, मैं देख रही हूँ। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। बिंती ने सभी खिड़कियाँ खोल दी और चंदर के पास ही बैठ गई। सुधा सो रही थी चुपचाप। थोड़ी देर बाद बिंती उठी, घड़ी देखी, मुंह खोलकर दवा दी। सहसा डॉक्टर साहब घबराए हुए से आए। क्या बात है, सुधा क्यों चीखी? कुछ नहीं, सुधा तो सो रही है चुपचाप, बिंती बोली। अच्छा, मुझे नींद में लगा वह चीखी है। फिर वह खड़े खड़े सुधा का माथा सहलाते रहे और फिर लौट गए। नर्स अंदर थी। बिंती चंदर को बाहर ले आई और बोली, देखो तुम कल जीजा जी को एक तार दे देना। लेकिन अब वह होंगे कहाँ? विजयपट्टनम या कोलंबो में जहाजी कंपनी के पते से दिलवा देना तार। दोनों फिर जाकर सुधा के पास बैठ गए। नर्स बाहर सो रही थी। 3:30 बज गए। ठंडी हवा चल रही थी। बिंती चंदर के कंधे पर सिर रखकर सो गई। सहसा सुधा के होंठ हिले और उसने कुछ अस्फुट स्वर में कहा। चंदर ने सुधा के माथे पर हाथ रखा। माथा सहसा जलने लगा था। चंदर घबरा उठा। उसने नर्स को जगाया। नर्स ने बगल में थर्मामीटर लगाया। तापक्रम 105 था। सारा बदन जल रहा था और रह रहकर वह कांप उठती थी। चंदर ने फिर घबरा कर नर्स की ओर देखा। घबराई मत, डॉक्टर अभी आएगा। लेकिन थोड़ी देर में हालत और बिगड़ गई। फिर उसी तरह दर्दनाक कराहें सुबह की हवा में सिर पटकने लगी। नर्स ने इन लोगों को बाहर भेज दिया और बदन अगोचने लगी। थोड़ी देर में सुधा ने चीख कर पुकारा, पापा। इतनी भयानक आवाज़ थी कि जैसे सुधा को नरक के दूत पकड़े ले जा रहे हों। पापा गए। सुधा का चेहरा लाल था और वह हाथ पटक रही थी। पापा को देखते ही बोली, पापा, चंदर को इलाहाबाद से बुलवा दो। चंदर आ गया है बेटा, अभी बुलाते हैं। ज्यों ही पापा ने माथे पर हाथ रखा, सुधा चीख उठी, तुम पापा नहीं हो, कौन हो तुम? दूर हटो, छुओ मत। अरे बिंती। डॉक्टर शुक्ला ने नर्स की ओर देखा। नर्स बोली, डेलीरियम, सन्नीपात, डॉक्टर को बुलाइए। सुधा ने फिर करवट बदली और नर्स को देखकर बोली, कौन? गेसु, आओ बैठो, चंदर नहा रहा है, अभी बुलाती हूँ। अरे चंदर। और फिर हाँफने लगी। आंखें बंद कर ली और रोकर बोली, पापा तुम कहाँ चले गए? नर्स ने चंदर और बिंती को बुलाया। बिंती पास जाकर खड़ी हो गई। आंसू पोंछकर बोली, दीदी हम आ गए, और सुधा की बाह पर हाथ रख दिया। सुधा ने आंखें नहीं खोली। बिंती के हाथ पर हाथ रखकर बोली, बिंती, पापा कहाँ गए? खड़े तो हैं मामा जी। झूठ मत बोल, कम कर। अच्छा ले, शरबत तैयार है, जा, चंदर स्टडी रूम में पढ़ रहा है, बुला ला जा। बिंती फपक कर रो पड़ी। रोती क्यों है? सुधा ने करहा कर कहा।
मैं जाऊंगी तो चंदर को तेरे पास छोड़ जाऊंगी। जा चंदर को बुला ला, नहीं बर्फ घुल जाएगी। शरबत छान लिया है। चंदर आगे आया, रूधे गले से आंसू पीते हुए बोला, सुधा आंखें खोलो, हम आ गए सुधी। डॉक्टर साहब कुर्सी पर पड़े सिसक रहे थे। सुधा ने आंखें खोली और चंदर को देखते ही बहुत जोर से चीखी, तुम ऑस्ट्रेलिया से लौट आए झूठे, तुम चंदर हो? क्या मैं तुम्हें पहचानती नहीं? अब क्या चाहिए? इतना कहा, तुमसे हाथ जोड़ा, मेरी क्या हालत है, लेकिन तुम्हें क्या? जाओ यहाँ से वरना मैं अभी सिर पटक दूंगी। और सुधा ने सिर पटक दिया। नहीं गए? नर्स ने इशारा किया। चंदर कमरे के बाहर आया और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गया। सुधा ने आंखें खोली और फटी फटी आंखों से चारों ओर देखने लगी। फिर नर्स से बोली, गीसू तुम बहुत बहादुर हो, तुमने अपने को बेचा नहीं, अपने पैर पर खड़ी हो, किसी के आश्रय में नहीं हो, कोई खाना कपड़ा देकर तुम्हें खरीद नहीं सकता। गीसू बिनती कहाँ गई? मैं खड़ी हूँ दीदी। हैं? अच्छा, पापा कहाँ हैं? सुधा ने कराह कर पूछा। डॉक्टर साहब उठकर आ गए। बेटा, बड़े दुलार से सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोले। सुधा रो पड़ी। कहाँ थे पापा अभी तक तुम? हमने इतना पुकारा, न तुम बोले न चंदर बोला, हमें तो लग रहा था इतना सूना था। जाओ, महाराजी ने रोटी सेक ली है, खा लो। हाँ ऐसे बैठ जाओ। लो पापा, हमने नान खटाई बनाई। डॉक्टर शुक्ला रोते हुए चले गए। बिनती ने चंदर को बुलाया। देखा चंदर कुर्सी पर हथेली में मुंह छिपाए बैठा था। बिनती गई और चंदर के कंधे पर हाथ रखा। चंदर ने देखा और सिर झुका लिया। चलो चंदर, दीदी फिर बेहोश हो गई। इतने में नर्स बोली, वह फिर होश में आई है, आप लोग वहीं चलिए। सुधा ने आंखें खोल दी थी। चंदर को देखते ही बोली, चंदर जाओ, कोई मास्टर ठीक किया तुमने? जो कुछ पढ़ा था वह भूल रही हूँ, अब इम्तिहान में पास नहीं होंगी। डिलीरियम अब भी है, नर्स बोली। सहसा सुधा ने चंदर का हाथ छोड़ दिया और झट से हथेलियाँ आंखों पर रख ली और बोली, ये कौन आ गया? ये चंदर नहीं है, चंदर नहीं है। चंदर होता तो मुझे डांटता, क्यों बीमार पड़ी? अब बताओ मैं चंदर को क्या जवाब दूंगी? चंदर को बुला दो गेसु। जिंदगी में दुश्मनी निभाई, अब मौत में तो ना निभाए। उफ, मरीज के पास इतने आदमी, तभी डिलीरियम होता है। सहसा डॉक्टर ने प्रवेश किया। कोई दूसरा डॉक्टर था, अंग्रेज था। बिनती और चंदर बाहर चले आए। बिनती बोली, ये सिविल सर्जन है। उसने खून मंगवाया, देखा, फिर डॉक्टर शुक्ला को भी हटा दिया। सिर्फ नर्स रह गई। थोड़ी देर बाद वह निकला तो उसका चेहरा स्याह था। क्या ये प्रेगनेंसी पहली मर्तबा थी? जी हाँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, अब मामला हाथ से बाहर है, इंजेक्शन लगेंगे, अस्पताल ले चलिए। डॉक्टर शुक्ला, मवाद आ रहा है, कल तक सारे बदन में फैल जाएगा। किस बेवकूफ़ डॉक्टर ने देखा था? चंदर ने फ़ोन किया, एम्बुलेंस कार आ गई। सुधा को उठाया गया। दिन बड़ी ही चिंता में बीता। 3-3 घंटे पर इंजेक्शन लग रहे थे। दोपहर को 2 बजे इंजेक्शन खत्म कर डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोला, कुछ उम्मीद है, अगर 12 घंटे तक हार्ट ठीक रहा तो मैं आपकी लड़की आपको वापस दूंगा। बड़ा भयानक दिन था। बहुत ऊंची छत का कमरा, दालानों में टाट के पर्दे पड़े थे और बाहर की गर्मी लू हूँ करती हुई दानों की तरह मुंह फाड़े दौड़ रही थी। डॉक्टर साहब सिरहाने बैठे थे, पथरीली निगाहों से सुधा के पीले मृतप्राय चेहरे की ओर देखते हुए। बिनती और चंदर बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बैठे थे। रह रहकर बिनती सिसक उठती थी, लेकिन चंदर ने मन पर पत्थर रख लिया था। वह एकटक एक ओर देख रहा था। कमरे में वातावरण शांत था। रह रहकर बिनती की सिसकियाँ।
पापा की निश्वासें तथा घड़ी की निरंतर टिक टिक सुनाई पड़ रही थी। चंदर का हाथ बिंती की गोद में था। एक मूक संवेदना ने बिंती को संभाल रखा था। चंदर कभी बिंती की ओर देखता, कभी घड़ी की ओर, सुधा की ओर नहीं देख पाता था। दुख अपनी पूरी चोट करने के वक्त अक्सर आदमी की आत्मा और मन को क्लोरोफॉर्म सुखा देता है। चंदर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। संज्ञाहत, नीरव, निश्चेष्ट घड़ी की सुई अविराम गति से चल रही थी। सर्जन कई दफ़े आए, नर्स ने आकर टेम्परेचर लिया। रात को 11 बजे टेम्परेचर उतरने लगा। डॉक्टर शुक्ला की आंखें चमक उठी। ठीक 12:05 में सुधा ने आंखें खोल दी। चंदर ने बिंती का हाथ मारे खुशी से दबा दिया। बिंती कहाँ है? बड़े क्षीण स्वर में पूछा। सुधा ने आंख घुमाकर देखा। पापा को देखते ही मुस्कुरा पड़ी। बिंती और चंदर उठकर आ गए। आहा चंदर, तुम आ गए? हमारे लिए क्या लाए? पगली कहीं की। मारे खुशी के चंदर का गला भर गया। लेकिन तुम इतनी देर में क्यों आए चंदर? कल रात को ही आ गए थे हम। चलो चलो, झूठ बोलना तो तुम्हारा धर्म बन गया है। कल रात को आ गए होते तो अभी तक हम अच्छे भी हो गए होते। और वह हाँफने लगी। सर्जन आया। बात मत करो, उसने कहा। उसने एक मिक्सचर दिया, फिर आला हटाकर देखा और डॉक्टर शुक्ला को अलग ले जाकर कहा, अभी 2 घंटे और खतरा है, लेकिन परेशान मत होइए, अब 70% आशा है। मरीज जो कहे उसमें बाधा मत दीजिएगा, उसे जरा भी परेशानी ना हो। सुधा ने चंदर को बुलाया। चंदर, पापा से मत कहना, अब मैं बचूंगी नहीं। अब कहीं मत जाना, यहीं बैठो। छी पगली, डॉक्टर कह रहा अब खतरा नहीं है। चंदर ने बहुत प्यार से कहा, अभी तो तुम हमारे लिए जिंदा रहोगी ना? कोशिश तो कर रही हूँ चंदर, मौत से लड़ रही हूँ चंदर। उन्हें ताड़ दे दो, पता नहीं देख पाऊंगी या नहीं। दे दिया सुधा, चंदर ने कहा और सिर झुकाकर सोचने लगा। क्या सोच रहे हो चंदर? उन्हें इसीलिए देखना चाहती हूँ कि मरने के पहले उन्हें क्षमा कर दूँ, उनसे क्षमा मांग लूँ। चंदर, तुम तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं कर सकते। डॉक्टर शुक्ला आए। सुधा ने कहा, पापा आज तुम्हारी गोद में लेट लें। उन्होंने सुधा का सिर गोद में रख लिया। पापा, चंदर को समझा दो, ये अब अपना ब्याह तो कर ले। हाँ पापा, हमारी भागवत मंगवा दो। शाम को मंगवा देंगे बेटी, अब 1 बज रहा है। देखा, सुधा ने कहा। बिंती यहाँ आओ। बिंती आई। सुधा ने उसका माथा चूमकर कहा, रानी, जो कुछ तुझे आज तक समझाया है वैसा ही करना। अच्छा, पापा तेरे जिम्मे हैं। बिंती रोकर बोली, दीदी ऐसी बातें क्यों करती हो? सुधा कुछ ना बोली, गोद से हटाकर सिर तकिए पर रख लिया। जाओ पापा, अब सो रहो तुम। सो लूँगा बेटी। जाओ, नहीं फिर हम अच्छे नहीं होंगे, जाओ। सर्जन का आदेश था कि मरीज के मन के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शुक्ला चुपचाप उठे और बाहर बिछे पलंग पर लेट रहे। सुधा ने चंदर को बुलाया, बोली, मैं झुक नहीं सकती। बिंती यहाँ आ। हाँ, चंदर के पैर छू। अरे अपने माथे में नहीं पगली, मेरे माथे से लगा दे, मुझसे झुका नहीं जाता। बिंती ने रोते हुए सुधा के माथे में चरण धूल लगा दी। रोती क्यों है पगली? मैं मर जाऊं तो चंदर तो है ही। अब चंदर तुझे कभी नहीं रुलाएंगे, चाहे पूछ लो। इधर आओ चंदर, बैठ जाओ। अपना हाथ मेरे होठों पर रख दो, ऐसे। अगर मैं मर जाऊं तो रोना मत चंदर। तुम ऊंचे बनोगे तो मुझे बहुत चैन मिलेगा। मैं जो कुछ नहीं पा सकी वह शायद तुम्हारे ही माध्यम से मिलेगा मुझे। और देखो, पापा को अकेले दिल्ली में ना छोड़ना। लेकिन मैं मरूंगी नहीं चंदर, ये नरक भोग कर भी तुम्हें प्यार करूंगी। मैं मरना नहीं चाहती।
जाने फिर कभी तुम मिलो या ना मिलो चंदर। उफ, कितनी तकलीफ है चंदर, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अरे हटो हटो चंदर। सहसा सुधा की आंखों में फिर अंधेरा छा गया। भागो चंदर, तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। चंदर घबरा कर उठ गया, पीछे कोई नहीं था। अरे चंदर, तुम्हें पकड़ रहा है चंदर, तुम मेरे पास आओ। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़ लिया और बिनती भागकर डॉक्टर साहब को बुलाने गई। नर्स भी भागकर आई। सुधा चीख रही थी, तुम कौन हो, चंदर को नहीं ले जा सकते, मैं चल तो रही हूँ। चंदर, मैं जाती हूँ इसके साथ, घबराना मत, मैं अभी आती हूँ। तुम तब तक चाय पी लो। नहीं, मैं तुम्हें उस नरक में नहीं जाने दूंगी, मैं जा तो रही हूँ। बिनती, मेरी चप्पल ले आ। अरे पापा कहाँ है पापा। और सुधा का सिर चंदर की बाह पर लुढ़क गया। बिनती को नर्स ने संभाला और डॉक्टर शुक्ला पागल की तरह सर्जन के बंगले की ओर दौड़े। घड़ी ने टन टन 2 बजाए। जब एम्बुलेंस कार पर सुधा का शव बंगले पहुंचा तो शंकर बाबू आ गए थे बहू को विदा कराने। जिंदगी का यंत्रणा चक्र एक वृत्त पूरा कर चुका था। सितारे एक क्षितिज से उठकर आसमान पार कर दूसरे क्षितिज तक पहुंच चुके थे। साल 1.5 साल पहले सहसा जिंदगी की लहरों में उथल पुथल मच गई थी और विक्षुब्ध महासागर की तरह भूखी लहरों की बाहें पसार कर वह किसी को दबोच लेने के लिए हुंकार उठी थी। अपनी भयानक लहरों के सिकंजे में सभी को झकझोर कर, सभी के विश्वासों और भावनाओं को चकनाचूर कर अंत में सबसे प्यारे, सबसे मासूम और सबसे सुकुमार व्यक्तित्व को निगलकर अब धरातल शांत हो गया। तूफान थम गया, बादल खुल गए थे और सितारे फिर आसमान के घोंसलों से भयभीत विहंग शावकों की तरह झांक रहे थे। डॉक्टर शुक्ला छुट्टी लेकर प्रयाग चले आए थे। उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया था। उन्हें कभी किसी ने गाते हुए नहीं सुना था। अब वह सुबह उठकर लॉन पर टहलते और एक भजन गाते थे। बिनती जो इतनी सुंदर थी, अब केवल खामोश पीड़ा और अवशेष स्मृति की छाया मात्र थी। चंदर शांत था, पत्थर हो गया था, लेकिन उसके माथे का तेज बुझ गया था। वह बूढ़ा सा लगने लगा था। और यह सब केवल 15 दिनों में। जेठ दशहरे के दिन डॉक्टर साहब बोले, चंदर आज जाओ, उसके फूल छोड़ आओ, लेकिन देखो शाम को जाना जब वहाँ भीड़ भाड़ ना हो, अच्छा। और चुपचाप टहल कर गुनगुनाने लगे। शाम को चंदर चला तो बिनती भी चुपचाप साथ हो ली। न बिनती ने आग्रह किया, न चंदर ने स्वीकृति दी। दोनों खामोश चल दिए। कार पर चंदर ने बिनती की गोद में गठरी रख दी। त्रिवेणी पर कार रुक गई। हल्की चांदनी मैले कफन की तरह लहरों की लाश पर पड़ी हुई थी। दिन भर कमाकर मल्लाह थक कर सो रहे थे। एक बूढ़ा बैठा चिलम पी रहा था। चुपचाप उसकी नाव पर चंदर बैठ गया। बिनती उसकी बगल में बैठ गई। दोनों खामोश थे। सिर्फ पतवारों की छप छप सुन पड़ती थी। मल्लाह ने तख्त के पास नाव बांध दी और बोला, नहा ले बाबू। वह समझता था बाबू सिर्फ घूमने आए हैं। तख्तों की कतार के उस छोर पर जाकर खो गया। फिर दूर दूर तक फैला संगम और सन्नाटा। चंदर सिर झुकाए बैठा रहा। बिनती सिर झुकाए बैठी रही। थोड़ी देर बाद बिनती सिसक पड़ी। चंदर ने सिर उठाया और फौलादी हाथों से बिनती का कंधा झकझोरकर बोला, बिनती, यदि रोई तो यहीं फेंक देंगे उठाकर, कमबख्त अभागी। बिनती चुप हो गई। चंदर चुपचाप बैठा तख्त के नीचे से गुजरती हुई लहरों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने गठरी खोली, फिर रुक गया। शायद फेंकने का साहस नहीं हो रहा था। बिनती ने पीछे से आकर एक मुट्ठी राख उठा ली और अपने आंचल में बांधने लगी। चंदर ने चुपचाप उसकी ओर देखा। फिर झपट कर उसने बिनती का आंचल पकड़कर राख छीन ली और गुर्राता हुआ बोला, बदतमीज कहीं की, राख ले जाएगी अभागी। और झट से कपड़े सहित राख फेंक दी और आग ने दृष्टि से बिनती की ओर देखकर फिर झुका लिया। लहरों में राख एक जहरीले पनियाले सांप की तरह लहराती हुई चली जा रही थी। बिनती चुपचाप सिसक रही थी। नहीं चुप होगी। चंदर ने पागलों की तरह बिनती को ढकेल दिया।
बिंदी ने बांस पकड़ लिया और चीख पड़ी। चीख से चंदर जैसे होश में आ गया। थोड़ी देर चुपचाप रहा, फिर झुककर अंजलि में पानी लेकर मुंह धोया और बिंदी के आंचल से पोंछकर बहुत मधुर स्वर में बोला, बिंती रो मत, मेरी समझ में नहीं आता कुछ भी, रो मत। चंदर का गला भराया और आंख में आंसू छलक आए। चुप हो जाओ रानी, मैं अब इस तरह कभी नहीं करूँगा। उठो, अब हम दोनों को निभाना है बिंती। चंदर ने तख्त पर छीना झपटी में बिखरी हुई राख चुटकी में उठाई और बिंती की मांग में भरकर मांग चूम ली। उसके होंठ राख में सन गए। सितारे टूट चुके थे, तूफान खत्म हो चुका था, नाव किनारे पर आकर लग गई थी। मल्लाह को चुपचाप रुपए देकर बिंती का हाथ थामकर चंदर ठोस धरती पर उतर पड़ा। मुर्दा चांदनी में दोनों छाएं मिलती जुलती हुई चल दी। गंगा की लहरों में बहता हुआ राख का सांप टूट फूट कर बिखर चुका था और नदी फिर उसी तरह बहने लगी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सो एवरीवन, ये नॉवेल का अंतिम भाग है। मुझे तो इस प्रेम गाथा ने अंदर तक झकझोर दिया। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको भी बहुत पसंद आई होगी। सो दोस्तों, इसी तरह की नॉवेल पढ़ने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।